गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आपको एनसीईआरटी के आधार पर हर एक टॉपिक को प्रत्येक वीडियो के आधार पर आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग मेरा प्रत्येक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, समझें और अगर किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जरूर हमें कमेंट में जाके बताएं। तो चलिए टाइम को विलंब न करते हुए हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है। आप सीरियली तरीका से हर पॉइंट को समझें। खास बात इस वीडियो का यह है कि यह जो पढ़ाया गया है यह एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को वीडियो अलग अलग बनाकर बताया गया है। इसीलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना भी वीडियो है सबको देखें और एनसीईआरटी के हर टॉपिक को एक एक करके उसमें बारीकी से बताया गया है। तो देखेंगे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो है और एक है स्टैटिक्स। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इसी को आवेश भी हम कह सकते हैं। हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ रहता है तो उसे आवेश कहा जाता है। और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर, यानी एट रेस्ट। एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो है और एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है, यानी रुका हुआ। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश। यानी आवेश यदि रुका हुआ हो तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी रुका हुआ आवेश का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो यह फिजिक्स का वह ब्रांच है, यह फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपको दो टॉपिक्स पढ़ना है, यानी दो चैप्टर पढ़ना है। एक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत विभव एवं धारिता। ये दो टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में है और ये दो चैप्टर को हम हर टॉपिक एनसीईआरटी के हर पॉइंट को बारीकी से बताएंगे। तो देख लीजिए, इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कि चार्ज एट रेस्ट यानी रुकी हुई आवेश को स्टडी करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके अंतर्गत आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ना है। तो देख लीजिए, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है, मतलब एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में पहला पॉइंट है भूमिका, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी आवेश जो है मुख्य रूप से वो आवेश को बारीकी से बताया गया। आवेश के बारे में इंट्रोडक्शन है कि आवेश क्या है, क्या होती है आवेश और कैसे वह काम करता है, उसमें क्या प्रॉपर्टियां पाया जाता है, उनके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या अपना मत प्रस्तुत किए हैं, इन सारे को डिटेल से हम आपको बताएंगे। दूसरा टॉपिक है वैद्युत आवेश, जो हम बताए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुख्य रूप से आवेश के बारे में ही स्टडी करना है। वो भी आवेश जो होता है वो एट रेस्ट होता है, यानी रुका हुआ होता है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है चालक तथा विद्युत रोधित। आवेश जब गमन करती है तो आवेश जिस पदार्थ में गमन कर जाता है उसको हम चालक कहते हैं, और जिसमें आवेश का गमन नहीं होता उसको हम विद्युत रोधित कहते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का जो 1.4 टॉपिक है उसमें लिखा गया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन ऐसे हम आपको बताएंगे कि आवेशन की विधियां, एक टॉपिक हम आपको बताएंगे आवेशन की विधियां, यानी आवेश कैसे किया जाता है, किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित करेंगे
उसका मुख्य 3 विधियां हैं। एक है प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और एक है चालन द्वारा आवेशन, जिसमें एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक पढ़ना है, प्रेरण द्वारा आवेशन, लेकिन हम आपको 3 टॉपिक्स बताएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का 1.5 है, जिसमें है वैद्युत आवेश का गुण, यानी आवेश और आवेश में कौन कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है। फिर है कूलॉम का नियम, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि कूलॉम का नियम क्या होता है कि 2 आवेश होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होती है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के क्या हो जाता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो वही है, पर यहाँ पे डिटेल्स है और आप इतने जानते होंगे 10वां में, लेकिन आईएससी में कूलॉम्स नियम का पूरा विश्लेषण है। फिर है बहुल आवेशों के बीच, हम किसी स्थान पे किसी क्षेत्र में बहुत सारे आवेश को रख देते हैं, तो उनके बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उनके बलों के बीच क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं। और इन्हीं अध्यारोपण के सिद्धांतों को एनसीईआरटी टॉपिक ने बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल का टॉपिक बनाया है। उसके बाद एनसीईआरटी का जो 1.8 है वह है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र से भी रिलेटेड किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं होती है हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी का 1.5 है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। फिर है 1.11 जिसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जो कि 2 समान परिमाण और विपरीत प्राकृत के आवेशों को कम से कम दूरी पर शिफ्ट किया रहता है। फिर है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव का क्या कार्य होता है। फिर है सतत आवेशों के बीच वितरण। उसके बाद है गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम और उनके अनुप्रयोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, जो कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम हुई उसमें भी पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव से एक 5 अंक का क्वेश्चन। उसके बाद है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2 अंक का कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके मात्रक और बीमा। उसके बाद में इन सभी टॉपिकों से, जैसे इसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऑब्जेक्टिव। फिर वैद्युत क्षेत्र से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया था कि E बराबर F/Q। यहां से इस रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर एनसीईआरटी के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के अगर टॉपिक को आप बारीकी से एक एक करके अगर आप स्टडी करते हैं तो मुझे आशा है कि आप पूरे प्रश्न का जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का हम प्रत्येक टॉपिक को बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो 1.2 है उसका नाम है वैद्युत आवेश, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। जैसे सोच के देखिए कि आवेश मिस होता है क्या, जैसे जनरल भाषा में अगर हम आवेश को देखें तो आवेश का मतलब होता है गुस्सा। आवेश का मतलब क्या होता है, गुस्सा। आप कभी कभी सुने होंगे कि ज्यादा आवेशित मत करो, यानी ज्यादा गुस्सा मत दिला। तो गुस्सा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर गुस्सा किसी कारणवश अगर प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति अपना बल अनुभव करता है अन्य व्यक्तियों पर, यानी अन्य व्यक्तियों पर वह अपना क्या करता है, एक तरह की प्रतिक्रिया यानी बल अनुभव कराता है। उसी प्रकार कोई भी बॉडी होती है, कोई भी पदार्थ होते हैं, उसमें अगर कहीं से आवेश आ जाता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा होता है और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरे पदार्थ को हम लाते हैं तो कोई दूसरे पदार्थ को लाते हैं तो उस पर इस पदार्थ द्वारा मतलब इस पदार्थ उस पर क्या अनुभव करता है, यानी बल अनुभव कराता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई पदार्थ हो, जैसे मान लिया जाए कि ए कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में अगर कहीं से आवेश प्रवेश करता है तो आवेश मतलब इसमें आ जाने से यानी आवेशित हो जाती है
तो आवेशित हो जाने से इसके चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, और उस क्षेत्र में किसी अन्य पदार्थ को अगर लाते हैं तो इसके द्वारा उस पर बल लगता है, इसके द्वारा वह बल लगाता है, तो इस प्रकार उसमें गुण पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, यानी कोई भी पदार्थ का एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है चार्ज, तो वह पदार्थ गुण है जिसके कारण वह पदार्थ, मतलब जब इसमें वह आवेश प्रवेश करेगा तो इस पदार्थ में क्या होगी कि वह पदार्थ अन्य पदार्थों पर बल अनुभव करता है। जैसे हमने बताया अभी एक सरल भाषा में कि आवेश को हम गुस्सा कह सकते हैं। आवेश मीन्स क्या होता है? गुस्सा। तो कोई भी व्यक्ति पर, आम आदमी, आम इंसान पर में अगर कहीं से गुस्सा प्रवेश कर जाए, किसी कारणवश प्रवेश कर जाए, तो गुस्सा प्रवेश कर जाने पर उसमें होता क्या है कि वह अन्य व्यक्तियों पर एक अलग तरह का बल अनुभव कराता है, यानी बल लगाता है, उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो उस प्रकार का गुण होता है, यानी वह व्यक्ति में ऐसा गुण आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि कोई वस्तु में अगर आवेश कहीं से प्रवेश कर जाए, कहीं से आवेश क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, तो यह वस्तु अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, और उस क्षेत्र में अगर कोई अन्य पदार्थ को हम लाते हैं तो यह वस्तु उस पर क्या, यह पदार्थ उस पर क्या कराता है? बल अनुभव कराता है, तो यह आवेश होता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर क्या लगाता है? बल लगाता है। अब समस्या है कि आवेश कौन सी राशि होती है। जैसे आवेश को अगर हम देखा जाए कि कौन सी क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि कैसे है? जैसे मान लो कि आप में गुस्सा आता है, तो ये नहीं ना पता चलता है कि उत्तर से गुस्सा आया या दक्षिण से गुस्सा आया, या उसका डायरेक्शन पता नहीं होता। अगर आपके अंदर अगर आवेश कहीं से आ जाए, तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति में आवेश उत्तर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, यानी आवेश आने का, यानी गुस्सा आने का कोई डायरेक्शन नहीं होता। उसी प्रकार आवेश में कोई डायरेक्शन नहीं होता, यह इंटरनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। अब है कि आवेश को मापा किस में जाता है, तो आवेश का जो मात्रक होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है, जिसे शॉर्ट में सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लिया जाता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, उसको कहा जाता है स्टेट कूलॉम। क्या कहा जाता है? स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या संबंध है। तो आप याद रखेंगे कि एक कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम 1 कूलॉम के बराबर होते हैं। तो 1 कूलॉम में 10 के पावर 3 स्टेट कूलॉम होते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक स्टेट कूलॉम बराबर क्या होता है। तो यहां पर ही आपको लिखना होगा 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलॉम। इसको जब हम तोड़ देते हैं तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलॉम भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था एक बार ऑब्जेक्टिव में कि एक स्टेट कूलम का मान क्या होता है। तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। कभी कभी आपको इतना ही पूछ देगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होते हैं। तो वहां पर आपको लिखना होगा 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होते हैं। तो हमने जाना कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है। फिर है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलॉम होते हैं।
फिर है कि आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलम होते हैं। फिर हमने देखा कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। फिर देखा कि एक स्टेट कूलम को अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो 1/9 × 3 × 10⁹ कूलम होंगे, जिसको हम कैलकुलेशन करके 1/3 × 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो आवेश की बीमा को जानने के पहले हम इसका एक सूत्र ज्ञात करेंगे। तो आवेश बराबर जो सूत्र होता है, याद रखिएगा, आवेश जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा यानी I गुना लगा हुआ समय यानी T। यानी इसको सीधे सीधे कहें तो Q बराबर IT। ये आपका आवेश का जनरल सूत्र होता है। इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए, आवेश का मात्रक कूलम हुआ, यानी 1 कूलम बराबर लिख सकते हैं एम्पियर गुना सेकंड। एक बार यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था, ये भी VVI है, आप नोट करते चलेंगे। आपसे पूछा था कि एम्पियर सेकंड पूछा गया था कि एम्पियर गुने सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एम्पियर गुने सेकंड जो है, बहुत बच्चे कूलम को मार दिए थे, तो नहीं, एम्पियर गुने सेकंड जो मात्रक होता है, तो एम्पियर गुने सेकंड तो कूलम होते हैं, लेकिन कूलम भौतिक राशि नहीं है, ये भी एक क्या है? मात्रक है। अब कूलम किसका है? आवेश का। तो आप याद रखें कि आवेश का जो मात्रक होता है SI, वो कूलम भी होता है और एम्पियर गुने सेकंड भी होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि आवेश का SI मात्रक बराबर कूलम। माने आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और कभी कभी इसको लिख देता है एम्पियर गुना सेकंड। यानी आवेश का SI मात्रक कूलम देगा और कभी कभी आपको एम्पियर गुने सेकंड भी पूछ लिया जाएगा। अब इसी सूत्र के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? बीमा निकाल सकते हैं। हम आपको क्लास 11th में एक वीडियो बनाए थे, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक वीडियो आपको मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। उस वीडियो पर लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट्स में उसको बताया गया है। उसमें यूनिट एंड डायमेंशन को बारीकी से एक एक करके हर फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट और उसके साथ साथ उसका डायमेंशन का भी पूरी तरीका से निकाल के दिखाया गया है। तो ज्यादा जानने के लिए आप उसको जरूर देखेंगे। तो देखिए, इसका बीमा निकालेंगे तो Q की जो बीमा होगी, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि आवेश की जो बीमा होगा तो Q का जो बीमा होगा वो I का बीमा और गुना होगा T का बीमा। तो इसका बीमा होता है A और इसका बीमा होता है T। तो याद रखिएगा, आवेश की जो बीमा होगी वो 80 होगा। आवेश का बीमा क्या होगा? 80 होगा। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश जो है, एक बार हम पूरे विश्लेषण ऊपर से नीचे तक बोल देते हैं, देख लीजिएगा। हमने बताया आज आप लोग को एनसीईआरटी का 1.2 जिसमें पढ़ाया कि वैद्युत आवेश क्या है, जिसमें बताया कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जैसे हमने बताया कि आवेश एक गुस्सा है और किसी मनुष्य में अगर वो कहीं से आकर प्रवेश कर जाता है तो मनुष्य में जब गुस्सा आता है तो किस प्रकार बल लगाता है, मतलब अपना आकर्षण प्रतिकर्षण दिखाने लगता है। उसी प्रकार पदार्थ भी अगर आवेशित हो जाता है तो उसके क्षेत्र में अगर कोई अन्य पदार्थ आता है तो बल लगाने लगता है। फिर हमने देखा कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। कैसे? क्योंकि आवेश जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो ये पता नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है। जैसे मनुष्य में गुस्सा आता है
तो उसकी जानकारी नहीं होती है कि उत्तर से आ रहा है या दक्षिण से आ रहा है। उसी प्रकार आवेश भी है जिसका डायरेक्शन लेस होता है। और आप जानते होंगे कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का, जिस भौतिक राशि का कोई डायरेक्शन मालूम नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि हुआ। फिर हमने देखा कि आवेश जो है उसका जो मात्रक होता है एसआई, वो कूलम होता है, और कूलम को हम एम्पियर गुने सेकंड कह सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम है या एम्पियर गुने सेकंड है। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलम होता है, जो हमने बताया कि बार बार पूछा जाता है उसके रिलेशन के बारे में कि आवेश के सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में जो रिलेशन है तो होता है कि 1 कूलम बराबर होते हैं 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। कभी कभी इसको उलट के पूछ दिया जाता है कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितने होते हैं, तो 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम, जिसको इस प्रकार भी लिख दिया जाता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। इसी प्रकार एनसीईआरटी का हर टॉपिक जानने के लिए हमारा प्रत्येक वीडियो देखें, भाग 1, भाग 2, भाग 3। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के एनसीईआरटी को अलग अलग भाग में छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रस्तुत करें। और इसी प्रकार नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसके जानने के लिए मेरा वीडियो नंबर पार्ट 2 देखें। थैंक यू।